नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह घटना भी उसी वक्त की है जिस वक्त का पिछले कुछ दिनों से मैं जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त का मतलब उस जमाने में जब पुलिस की लापरवाही, पुलिस की ज्यादती ये अपने चरम पे थी, अपराध अपने चरम पर था और कानून के मानने वाले बहुत कम थे। आज की घटना की तारीख है 1 अगस्त सन 2000, जिला लखनऊ और थाना मानक नगर। मानक नगर थाना क्षेत्र में, थाने के पीछे वाले इलाके में आरडीएसओ में एक नहर जाती है। आरडीएसओ के पास से उसमें एक छत विछत पुरानी सड़ी गली लाश मिली। लोगों ने बताया, पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की। इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी बताया कि साहब ये लाश रात में कोई यहां फेंक गया है, कल शाम तक ये लाश यहां पर नहीं थी। आसपास के जो लोग आते रहते हैं नहर में या वहां जिनको जानकारी है, उन्होंने कहा साहब ये कल शाम तक नहीं थी और इसकी हुलिया, इसकी सड़न, इसकी दुर्गति देखकर ये लगता है कि कम से कम 3-4 दिन पुरानी लाश है। पुलिस ने भी पता करना शुरू किया कि भाई ये लाश 4 दिन की लग रही है, आई है रात में है, तो आखिर कहां से आई है। लोगों की पूछताछ में यह पता लगा कि थाना तालकटोरा के नरपत खेड़ा गांव के दक्षिण के एक झाड़ियों वाले जंगल में यह लाश कल पड़ी हुई देखी गई थी। किसी ने पुलिस को सूचना देने की जहमत नहीं उठाई और पता नहीं कैसे यह लाश वहां से यहां आ गई। किसी ने इसको गायब करने की नीयत से लाकर यहां फेंका नहर में, लेकिन वो किनारे लग गई। थाना मानक नगर ने कहा कि साहब ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, थाना का ताल कटोरा इसमें आगे की जांच करे, पंचायतनामा करे, पोस्टमार्टम करे। ये उन दिनों में बहुत ज़्यादा था। सीमा विवाद थानों का, जनपदों का क्राइम को लेकर बहुत ही गंभीर समस्या थी। अपने क्षेत्र से क्राइम को दूसरे के क्षेत्र में टाल देना और ये कहना कि ये क्राइम वहीं हुआ है। बहरहाल लखनऊ के एसपी सिटी पश्चिमी श्री RKS राठौर ने इंटरफेयर किया और उन्होंने थाना तालकटोरा को यह आदेश किया कि आप इसकी आगे की सभी कार्रवाई करेंगे। तालकटोरा ने डेड बॉडी को किसी तरह से बाहर निकलवा के पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एंड अदर थिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया, मतलब इस व्यक्ति की हत्या की गई थी। जब यह पता लगा कि नरपत खेड़ा में ये पड़ी हुई लाश और वहां मानक नगर के नहर में मिली है, तो नरपत खेड़ा के लोग उसकी पहचान करने के लिए गए। नरपत खेड़ा से गई एक फैमिली जिसमें गांव का ही ज्ञानी लोधी था और उसके परिवार के लोग थे। इन्होंने वहां पहुंचते ही लाश की पहचान कर ली और ये बताया ज्ञानी ने कि ये मेरे भाई वीरेंद्र कुमार लोधी की लाश है। इधर परिवार वालों ने हल्ला किया कि मेरा भाई 4 दिन से गायब था, इसकी हत्या वहीं नरपत खेड़ा में हुई। किसी ने इसकी लाश को गायब करने की नीयत से यहां हटाया, लेकिन आगे नहीं ले जा पाया और इसने इसको नहर में फेंक दिया। यह आरोप वहां के स्थानीय सभासद पर लगा कि साहब सभासद ने एक गाड़ी की थी, टैक्सी स्टैंड से मंगाकर उसमें लाद के रात में 12 बजे के बाद ये बॉडी को ले गया था। इसकी नीयत साफ नहीं थी, ये इसको डिस्पोज ऑफ या कहीं और फेंकना चाहता था, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया, लोग आ गए या गाड़ियां दिख गईं, ये वहीं नहर में फेंक कर चला आया। सभासद भी थाने पर बुलाए गए।
सभासद से पूछताछ की गई कि आप पर यह आरोप लग रहा है, ऐसा नहीं कि बेवजह होगा, कोई कारण होगा, या तो आप कारण बताइए क्यों आप पे आरोप लग रहा है, या सही बात बताइए। सभासद ने अपने को फंसते हुए या घिरते हुए देखा तो उसने कहा कि साहब, चौकी इंचार्ज पारा ने मुझसे कहा था कि ये बिला वजह ये लाश हमारे मत्थे जाएगी, थाने में एक और क्राइम बढ़ेगा, अधिकारी बहुत नाराज होंगे, इसको किसी दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवा दो। रात में मैंने टैक्सी स्टैंड की एक टैक्सी लेके उसमें ये लाश लदवा के मैं ले तो इसे जनपद के बाहर जाना चाहता था, उन्नाव, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मैं वहीं फेंक कर वापस आ गया। जब ये बात एसपी सिटी ने जांच के दौरान पाई तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी बीबी बख्शी साहब के पास, और एसएसपी ने तुरंत चौकी इंचार्ज पारा लोकपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ एसपी सिटी को ही जांच दे दी कि इसने ऐसा क्यों किया, ये पता करें। इधर मृतक के भाई ज्ञानी ने श्रीपाल, श्रीमती सरोजा समेत 4 लोगों को हत्या के आरोप में नामजद करते हुए एक एफआईआर लिखा दी। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिवार वालों को दे दी गई। परिवार वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट गए। वहां उन्होंने शव को जलाकर उसका पूरा अंतिम संस्कार किया। कहीं कहीं ये प्रथा है कि शव के जलाने के पहले परिजन और वो व्यक्ति जो उसका अंतिम संस्कार करता है अपने बालों को मुड़वा लेता है, और कहीं कहीं ये प्रथा है कि मृत्यु के 10वें दिन ये बाल मुड़वाए जाते हैं। उसको शुद्धि का दिन कहते हैं, 10वां भी उस दिन उसको कहते हैं, और 13वीं को यानी 13वें दिन लोगों को भोजन कराया जाता है। तो 13वीं की बात तो सब जगह है, लेकिन बाल मुड़ाने की बात अलग अलग जगह अलग अलग प्रथा से होती है। वहाँ पर सभी परिजनों ने, जो उनके यहाँ मेल मेंबर थे, उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए, अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करके घर वापस आ गए। यह वाकया 1 तारीख का था। 3/4 की रात में एक व्यक्ति ने रात में करीब 11 बजे बरामदे में सो रहे मृतक वीरेंद्र कुमार लोधी के भाई राजेंद्र सिंह लोधी, वीरेंद्र सिंह लोधी के भाई राजेंद्र सिंह लोधी को उसको हिला डुला के जगाया, आवाज दे के जगाया, और ये कहा, घर का दरवाजा खुलवाओ, भूख लगी है, खाना खाना है। राजेंद्र सोते में से उठे, एक नजर देखा, फिर टॉर्च मारी कि कौन जगा रहा है। उसके सामने वीरेंद्र सिंह लोधी खड़ा हुआ था, जिसका अंतिम संस्कार 3 दिन पहले स्वयं अपने हाथों से राजेंद्र करके आए थे। आग दे के, जला के, वेट करके, माल मुड़ा के वो आए थे। अपनी खटिया से उछल के खड़े हुए, जोर जोर से चीखे और थोड़ी दूर आगे जाकर बेहोश हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर घर के लोग भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गए, जिसमें उनका छोटा भाई ज्ञानी भी था। सामने उसने फिर वीरेंद्र सिंह को खड़ा पाया। वीरेंद्र सिंह को देखते ही सबकी घिघी बंद गई, सब घर के भीतर भाग गए। दरवाजा खुला था, वीरेंद्र सिंह भीतर गए। जोर जोर से कहा कि भाई क्या बात है, क्यों मुझे देख के भाग रहे हैं, क्या वजह हो गई। धीरे धीरे और परिवार के लड़के कुछ हिम्मत दिखा के उसके पास गए, उस पे हाथ फेरा, हाथ पे चिकोटी काटी। उसने नाराजगी व्यक्त की। फिर उस लड़के ने अपने पे चिकोटी काटी कि हम सपना देख रहे हैं या वास्तव में ऐसा हो रहा है। यही एक तरीका गांव देहात में बताया जाता है। इसके बाद राजेंद्र सिंह आए सामने, उनके भाई जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया था। उन्होंने भी उसको हिला डुला के देखा। अब वो पूछता रहा क्या बात है, सब लोगों ने सिर क्यों मुड़वा रखा है।
जब पूरी तरह चिकोटी काट के देख के सब मुतमईन हो गए कि ये तो जिंदा है और वीरेंद्र सिंह लोधी ही है, उसका भाई है, किसी का वो चाचा लगता था, किसी का बाबा लगता था, बड़ा परिवार था। हल्ला मच गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने पुलिस को भी लैंडलाइन से सूचना दे दी, क्योंकि पारा या नरपत खेड़ा जो इलाका है तालकटोरा का, वो शहर का ही हिस्सा है और आउटर की तरफ पड़ता है। लोगों के यहाँ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। सूचना दे दी गई, पुलिस भी आ गई। पहले तो पुलिस भी देखकर थोड़ा सा अचकचाई कि भाई इसका तो पंचायतनामा भी किया, पोस्टमार्टम भी किया और इसकी लाश भी जला दी गई, जिंदा कैसे है? बहरहाल थोड़ी देर बाद उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये व्यक्ति जिंदा है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उसको लेके वो थाने चले आए। उससे पूछा गया कि तुम 3-4 दिन से कहाँ थे? वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक ठेकेदार काम करा रहा था। ठेकेदार का नाम गुरदयाल था। मैं और मुन्ना मिस्त्री उसी ठेकेदार के लिए काम करते थे। रोज सवेरे मैं मुन्ना मिस्त्री को लेके उस साइट पर जहां ये काम होता है जाया करता था। उस दिन मैं मुन्ना मिस्त्री को लेने उसके घर गया। मुन्ना मिस्त्री ने उस दिन मना कर दिया कि अब मैं उस साइट पर काम नहीं करूंगा। जब उसने जाने से मना किया तो मैं पैदल ही उस साइट पर पहुंच गया। गुरदयाल ठेकेदार ने मुझे देखते ही पूछा, मुन्ना कहाँ है? मैंने कहा उसने आने से मना किया। उन्होंने कहा अगर वो नहीं आया तो मैं तुमसे भी काम नहीं कराऊंगा, तुम जा सकते हो। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके बाद मैं काम की तलाश में इधर उधर लोगों से मिलता रहा। वहीं एक आदमी मुझे मिला। उसने कहा कि काम के लिए उन्नाव अगर चलना हो तो हमारे पास काम है। वो मुझे लेके, चूंकि मैं खाली हो गया था, ठेकेदार ने मना कर दिया था, मैं उसके साथ हो लिया। मोटरसाइकिल से वो मुझे उन्नाव से थोड़ा आगे एक जगह ले गया। वहां एक मकान की कंस्ट्रक्शन साइट थी। मैंने 4-5 दिन वहां काम किया। काम जब खत्म हो गया तो उसने मुझे मेरे घर के पास रात में कोई 11 बजे छोड़ दिया। पुलिस ने घर वालों को बुलाया कि जब ये आया है तो उसने क्या बताया, तो सबने एक स्वर से बताया कि यही बात वो आते समय बता रहा है। वीरेन की पत्नी को उसके मायके कनौसी में उसका मायका था, वहां चली गई थी अपने पति की मृत्यु के बाद। मृत्यु की सूचना के बाद कनौसी से वो बुलाई गई। पुलिस ने उससे भी कहा कि जरा पूछो बात क्या है। उसकी पत्नी ने भी उससे बातचीत करने के बाद वही बात बताई जो वीरेंद्र ने पुलिस को या अपने परिवार वालों को बताई थी। इससे ज्यादा कोई बात उसने, इससे आगे कोई बात उसने नहीं बताई। वीरेंद्र की पहचान करने वाले उसके भाई ज्ञानी को बुलाने के लिए फोर्स भेजी गई। ज्ञानी फरार हो गया। पुलिस का दिमाग खटका कि आखिर ये मामला क्या है। फिर उसकी तलाश करते करते वो मिल गया और उसे पुलिस थाने पर ले आई। उसने बताया कि 20 जून को मेरा विवाद गांव के ही श्रीपाल आदि से जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ था। श्रीपाल ने परेशान करने की गरज से चौकी के सिपाहियों और दरोगा को सेट किया और मेरे यहां रात में दबिश यानी कि रेड करा दी। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर मुझे थाने ले गए। थाने में यह पता लगा कि पुलिस ने मेरे घर से 3-4 कट्टे बरामद किए हैं और उन्हीं कट्टों के रखने के जुर्म में पुलिस जेल भेज रही है। कट्टा रखने के जुर्म में पुलिस ने ज्ञानी और उसके 2 अन्य साथियों को जेल भेज दिया और अभी 10 दिन पहले ही वो जेल से छूटकर आया था। उसने बताया कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को
उसने एक सड़ी गली लाश के बारे में गांव के पास जंगल में मुझे किसी ने बताया। मैंने जाकर उसको देखा। मेरे दिमाग में आया कि लाश हमारा काम कर सकती है। मैं घर लौट कर आया, चूंकि शाम हो गई थी, और मैंने अपने भाई वीरेंद्र सिंह से कहा कि तुम 3-4 दिन के लिए कहीं चले जाओ, कहीं काम अपना बाहर निकाल लो और तुम चले जाओ। उसने पूछा भी क्या बात है? बोले चले जाओ, ये जो लाश मिली है मुझे ऐसा लगता है ये श्रीपाल की कोई साजिश है। अभी इसकी शिनाख्त करा देगा और फिर हम लोगों को हत्या में फंसा देगा, जैसे अभी कट्टे में फंसाया है। वीरेंद्र सिंह भी डर गया और वो वहां से जो उसने किस्सा बताया वो उन्नाव चला गया। काम किया कि नहीं किया ये तो बाद में जांच का विषय था। इस बीच में उसने फिर जाके देखा तो वो लाश वहां से गायब थी। उसने हल्ला मचाया कि साहब यहां एक लाश पड़ी हुई थी, कहां चली गई? ढूंढना भी शुरू किया और 5-6 घंटे बाद उसको ये सूचना मिल गई कि ये लाश मानक नगर में RDSO वाली नहर में पड़ी हुई मिली है। भीड़ भाड़ वहां ज्यादा है। वहां जाकर उसने फिर हल्ला किया कि साहब ये तो नरपत खेड़ा में पड़ी थी, ये यहां कैसे आ गई? जाकर उसने वहां शिनाख्त करने का प्रयास किया और छूटते ही बोला, ये मेरे भाई वीरेंद्र सिंह लोधी की लाश है। अब अगर कोई कह रहा है कि मेरे भाई की लाश है तो पुलिस के पास भी कोई और चारा नहीं था। पुलिस ने पंचायतनामा कराया, पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, फौरन ज्ञानी को बुलाया। ज्ञानी ने बिल्कुल मन बना के आया था वो। उसने श्रीपाल, सरोजा देवी और 2 अन्य लोगों को FIR में नामजद कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में श्रीपाल को जेल भी भेज दिया। इतना सब होने के बाद भी ये नहीं पता लगा कि आखिरकार जिस आदमी की हत्या हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको इन लोगों ने जलाया है, अंतिम संस्कार किया है, बाल मुड़वाए हैं, आखिर वो कौन था? वो किसकी लाश थी? वो कौन आदमी था? इस सवाल का जवाब, और ये अखबार थे कि बस पूछिए नहीं, रोज ये खबर, हर दिन ये खबर। अंतिम संस्कार के बाद मृतक वापस घर आया। आखिर वो लाश किसकी थी? इस तरह की हेडिंग आती थी। ज्ञानी को बाद में फर्जी FIR करने, गलत पहचान करने के आरोप में जेल भेज दिया गया और श्रीपाल जो जेल गया था उसको जेल से रिहा करने के लिए 169 या 169 CRPC की कार्रवाई अदालत में पुलिस की रिपोर्ट पर शुरू हुई। आज की घटना, पुलिस की गलती, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की ज्यादती, पुलिस की इग्नोरेंस, पुलिस की जाहिली का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। पहली ज्यादती पुलिस की कि श्रीपाल से साठगांठ करके ज्ञानी, वीरेंद्र और राजेंद्र सिंह के घर पर पुलिस ने रेड की, तमंचे बरामद किए। आप समझ सकते हैं तमंचे कैसे बरामद हुए होंगे। और तमंचा रखने के आरोप में ज्ञानी और उसके 2 साथियों को जेल भेज दिया और वो लगभग 2 महीने जेल में भी रहे, छूटकर बाद में वापस आए। दूसरा, पुलिस ने अज्ञात लाश को अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हटवाने के लिए सभासद का इस्तेमाल किया। वैसे तो ये बहुत बहुत कॉमन है। अगर नहर में, नदी में कोई लाश किसी थाना क्षेत्र में मिलते हुए, बहते हुए मिल जाए और उन तक सूचना पहुंच जाए तो रात बेरात में बड़ा सा बांस लेकर पुलिस या तो खुद या पुलिस के भरोसेमंद मुखबिर उस लाश को खिसकाकर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। मान लिया वो दूसरे थाना क्षेत्र में पहुंची और उसको भी पता लग गया तो वो खिसकाकर तीसरे में कर देगा।
बहुत सामान्य बात है, जो किस्सा कोई परिवार में पुलिस वाले जो इसको सुनते हैं वो जानते होंगे। तो वहां से लाश को उठवाकर मानक नगर में फिकवा देना, ये पुलिस की दूसरी जाति थी। अगर वहीं पर उसने लोगों से पहचानने की कोशिश की होती, वहीं पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा दिया होता, तो किसी को ये सोचने का भी मौका न मिलता कि इस लाश के बहाने किसी और पर निशाना साधा जा सकता है। अगला ये कि बिना पूरी जांच पड़ताल के श्रीपाल को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। चौथा कि मरने वाले व्यक्ति के शिनाख्त की कोई कोशिश पुलिस ने नहीं की। पुलिस का यह मानना था कि अखबारों में इतना छपा है कि जिस किसी के घर का कोई आदमी गायब हुआ होगा वो अपने आप आकर पुलिस से संपर्क करेगा, तब हमको पता लग जाएगा कि जो मरने वाला है वो आखिर कौन था। आप समझ गए होंगे कि मैं बार बार उस दौर का जिक्र क्यों करता हूं। एक आदमी अंतिम संस्कार के बाद घर पर आकर खड़ा हो गया। घर वालों ने उसकी शिनाख्त अपने भाई के रूप में की। भाई जिंदा था तो आखिर जिसकी शिनाख्त की, जिसका अंतिम संस्कार किया, वो कौन था और किस लिए किया? कि आपसी रंजिश को निपटाने के लिए। पहले जो डीएनए की जांच हुआ करती थी वो बहुत वीआईपी केसेस में होती थी और उसके दो ही सेंटर थे, या तो बेंगलोर में या गांधीनगर के एफएसएल में। वहाँ डीएनए मैपिंग का काम हुआ करता था। दिल्ली में एक दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीएनए मैपिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स पर न तो पुलिस एतबार करती है, न अदालतें उन पर विश्वास करती हैं। इसी चक्कर से बचने के लिए कि कौन भेजेगा इसे गांधीनगर, कौन भेजेगा इसे बेंगलोर, पुलिस कभी डीएनए सैंपल नहीं लेती थी। जहां उसको डाउट होता था वहां भी नहीं लेती थी। लेकिन अब अदालत के दखल के बाद ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर किसी अज्ञात व्यक्ति का पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम के समय ही डीएनए सैंपल कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लिए जाएंगे। वो इसलिए कि बाद में उस अज्ञात व्यक्ति का अगर कोई आइडेंटिटी पता लगती है तो क्लेम करने वाले की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए मैपिंग करा ली जाएगी। अब तो डीएनए की जांच करने के किट्स लगभग सभी जिलों के एफएसएल में मौजूद हैं। प्राइमा फेसी जांच वही कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ तो उसके अलग दूसरी जगह के एफएसएल में उसे भेजा जाता है। किस्सा कोई परिवार के किसी व्यक्ति को यदि किसी मृत व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, चाहे वो उससे संबंधित है या नहीं है, तो कृपा करके पुलिस को एक एप्लीकेशन जरूर दे दें कि साहब मुझे इसकी आइडेंटिटी पे शक है, लिहाजा इसके डीएनए सैंपल्स को प्रिजर्व करा लिया जाए। पुलिस जब अपनी रिपोर्ट सीएमओ को किसी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि खासकर महिलाओं में पुलिस स्पेसिफिक जानकारी पोस्टमार्टम करने वाले लोगों से चाहती है। पहला कि इसके साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह की कई क्वेरीज कभी कभी जब डाउट होता है तो पुलिस करती है। अगर आप ये रिप्रेजेंट करेंगे कि मुझे डाउट है, इसका डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया जाए, तो पुलिस हर हाल में उस रिक्वेस्ट में लिखेगी और सीएमओ या जो डॉक्टर्स हैं पोस्टमार्टम करने वाले, वो डीएनए सैंपल निकाल कर उसको
प्रिजर्व कर लेंगे। प्रॉपर्टी के विवाद में इस तरह की जालसाजी बहुत होती है। जिसकी प्रॉपर्टी हथियानी हो, बुजुर्ग हो, जिंदा हो, उसको मरा हुआ दिखा के प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। और जब उसको पता लगेगा कि सरकारी रिकॉर्ड में मैं मृत हूं, तो वो दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा ये साबित करने के लिए कि साहब मैं जिंदा हूं। और ये एक नहीं, बहुत सैकड़ों सैकड़ों केसेस में ये जालसाज जो लोग हैं वो ऐसा करते आए हैं। अगर डीएनए सैंपलिंग नहीं हुई है तो, डीएनए सैंपलिंग अगर हुई है तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। आज से 10 साल पहले जब ऐसे लोगों की जो पुलिस या रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में मृत घोषित किए गए हैं लेकिन सशरीर जिंदा हैं, उन लोगों ने बाकायदा एक यूनियन बनाई, उत्तर प्रदेश मृतक संघ। मैं एसपी सिटी था जब इन लोगों ने एक बड़ा धरना विधानसभा के सामने किया था। आप गूगल करिएगा, आपको इस मृतक संघ के बारे में पता लग जाएगा। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपको आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में अगर ऐसा कहीं होता है तो डीएनए सैंपलिंग कराने की बात जरूर पुलिस को लिखकर दिलवा दें। किसी से दिलवा दें, उनके परिजनों से दिलवा दें, या जो कंसर्न हो उनसे दिलवा दें। प्रधान इंटरेस्टेड है तो उनसे दिलवा दें, किसी से दिलवा दें। और एक बार डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया गया और जिन लोगों की मंशा ये रही होगी कि इसके मकान, दुकान या जमीन पर कब्जा करना है, उनको जैसे ही पता लगेगा कि डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है, वो अपनी आदत से बाज आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं सहमत हैं तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर जरूर बताइए ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। मेरी मेल आईडी वही पुरानी rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।